सुरेश को बस इसी मौके का इंतजार था। बहुत देर से वो उस तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी उसे हवालात में लेकर आता, उसके जमानत के कागजात सुरेश के टेबल पर पहले आए होते। सुरेश बहुत परेशान था उस तांत्रिक या सो कॉल्ड तांत्रिक के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों से, लेकिन चाहकर भी वो उसे हाथ नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लेकिन सुरेश जानता नहीं था कि वो क्या गलती करने जा रहा है, क्योंकि ये गलती ना सिर्फ उसके बल्कि उनके जितने भी कुलीग थे, सबको एक ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस दे के जाने वाली थी कि वो ताउम्र याद रखें। लेकिन ऐसा कौन सा तांत्रिक था वो? मैंने कहा सो कॉल्ड तांत्रिक। क्या वो सच में कोई तांत्रिक था या फिर एक सिर्फ जालसाज? क्या सुरेश को उसकी असलियत पता थी? अगर उसकी असलियत पता थी तो फिर उसने इतना रिस्क क्यों लिया? ये सब जानने को मिलेगा आपको आज के इस खौफनाक भयानक हॉरर किस्से में, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर तांत्रिक के जादू टोने हैं, बल्कि कुछ ऐसे खौफनाक वाक्य भी हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज काफ़ी समय बाद नया एपिसोड अपलोड होने जा रहा है। थोड़ा सा वाक्य शुरू करें, या फिर ऐसे करते हैं कि पहले वाक्य को शुरू कर लेते हैं जिसके लिए आप आए हैं, और इन पिछले कुछ 1-2 महीनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम इन बिटवीन बात करेंगे, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो तो वाक्य के सुनाने का है। खैर, अब हम बात करते हैं सुरेश की। सुरेश बेसिकली मध्य प्रदेश के एक कस्बे के काफ़ी काबिल पुलिस ऑफिसर। अपने थाने में भी वो अपनी ईमानदारी और अपनी सख्ती के कारण जाने जाते हैं। वो कस्बा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन सुरेश कुमार की काफ़ी धूम रहती थी कि वो एक सुपर कॉप है। कोई भी अन्याय करता हुआ आदमी उनकी पकड़ से दूर जा नहीं सकता था। लेकिन कई बार हाथ बंधे होते हैं पुलिस के। अक्सर हम पुलिस को बुरा भला तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उन बातों को मानना पड़ता है जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। अब सुरेश की नज़र एक ऐसे तांत्रिक पर थी जिसको वो काफ़ी समय से पकड़ना चाहता था। आए दिन उस तांत्रिक के खिलाफ जालसाजी के आरोप लगते रहते थे, या किसी और भी कुछ फ्रॉड या कुछ स्कैम के इल्ज़ाम लगे रहते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब भी वो हवालात पहुंचने लगता, उसकी जमानत के कागजात सुरेश के टेबल पर पहले आ जाते थे। अब सुरेश इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि शहर के जाने माने लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की सहायता कर रहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसके कारण ना जाने कितने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को परेशानी होती है, और ये अमीर लोग सिर्फ अपने काम करवाने के लिए इस आदमी को छुड़वा लेते हैं। क्या कुछ राज थे उस तांत्रिक के पास उन लोगों के, या फिर कुछ उसने कर रखा था? इसके बारे में तो मालूम नहीं। अब वक्त बीतता जा रहा था। सुरेश जब भी कोई अपराधी को पकड़ता, उसकी ताक सिर्फ एक ही बात पर होती कि वो तांत्रिक कब उसके हाथ आएगा। अब शायद परमात्मा बिल्कुल पास होकर उसकी सुन रहे थे, और सुरेश को वो मौका मिल ही जाता है। मिल जाता है उसको मौका उस तांत्रिक को धर दबोचने का, क्योंकि इस बार जो उसको इल्ज़ाम लगा था वो इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं था। किसी बच्चे, किसी नाबालिग के साथ गलत हरकत करने का इल्ज़ाम था, और पोस्को या पोक्सो एक्ट होता है जो उसके तहत जमानत नहीं होती। यही तो चाहिए था अब सुरेश को। सुरेश जरा भी वक्त नहीं लगाता और उसको धर लेता है। और आज पहली बार कोई भी उसके साथ नहीं था, उसका साथ देने नहीं था, क्योंकि ये एक इतना वाहियात गुनाह था कि अगर कोई भी उसके साथ खड़ा होता तो उसकी भी उतनी ही बदनामी होती जितनी इस तांत्रिक के साथ थी। पंजाबी में कहावत है कि दाढ़ थल्ले आना, यानी कि जो मोल हमारा होता है उसके नीचे आना। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं पर पड़ता है जब किसी चीज़ को कुचलना होता है, तो यही चीज़ अब उस तांत्रिक के साथ होने वाली थी। अब तांत्रिक
हवालात में आ चुका था पहली बार। ना जाने कितनी बार इससे पहले प्रयास किया गया सुरेश के द्वारा, लेकिन कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। आज पहली बार सलाखों के पीछे था वो तांत्रिक, और सुरेश सुरेश बस अब इंतजार में था कि कोई गलती करे। कुछ समय बाद अब हवालात में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अजीब सी तरीके से गुनगुना रहा है। सुरेश अपने जो हवलदार वगैरह होते हैं उसको कहते हैं कि देख क्या कर रहा है। अब वो हवलदार देखता है, वो किसी मुद्रा में बैठा हुआ था और अजीब से तरीके से बड़बड़ाया जा रहा था। सुरेश उसको वार्न करता है कि जो भी तू बोल रहा है, जो भी तू बड़बड़ा रहा है, बकवास कर रहा है, इसको बंद कर, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही तांत्रिक आंखें खोलता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो काफी अजीब तरीके से हंसता है और कहता है क्या ही बिगाड़ पाएगा तू मेरा। ये वो पॉइंट था जहां पर सुरेश बेहद ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था उस तांत्रिक से। अब बस जैसे मैंने कहा, उसके हाथ में अब मौका लग गया था। वो हवालात को खोलने को कहता है और अंदर दाखिल हो जाता है। उसके और उसके कोलीग्स मिलकर उस तांत्रिक की धुनाई करते हैं, खूब धुनाई करते हैं, और हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि उसको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जब उस तांत्रिक को भर्ती कराया जाता है तो उसके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। ये देखकर सुरेश कुमार भी डर चुके थे और उनके कुलीग भी, क्योंकि मार पिटाई तो उन्होंने ज़्यादा की थी। अब होता यह है कि उन जख्मों के ताप को ना झेलते हुए वो तांत्रिक मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक काफ़ी अजीब बात करता है। अब ये जांच दूसरी पुलिस यानी दूसरे थानों या दूसरे ऑफिसर के हाथ में आ चुकी थी और इन पर लाइन हाजिर हो चुके थे ये कि आखिर इतना बुरा हाल कैसे हुआ। और जब तांत्रिक की स्टेटमेंट ली गई उसके मरने से पहले, तांत्रिक ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जख्म मैंने खुद को दिए हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे सुरेश और उसके कोलीग्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी हमने इतनी धुनाई की और जिसके पीछे हम ना जाने कितने सालों से थे, वो व्यक्ति ने कोई बात तक नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा अब हो चुका था। वो तांत्रिक नहीं रहा, ये राज भी उसी के साथ ही चला गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिन अब अजीब तो लगा सुरेश को, उनके कुलीग्स को, लेकिन अब धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लग पड़ा। ऐसा सुरेश और उनके कुलीग्स का मानना था, क्योंकि अब नॉर्मल कुछ रहने नहीं वाला था। रात का समय था, कुछ 11 बजे के आसपास का टाइम था। हवालात से अचानक हल्का हल्का धुआं सलाखों के पीछे से बाहर निकलना शुरू होता है। अब जैसे ही ये धुआं निकलता है, पहले तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है कि कुछ आग वगैरह तो नहीं लग गई, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। जैसे ही वो अंदर की तरफ झांकते हैं, उन्हें एक आकृति दिखाई देती है, हूबहू उसी मुद्रा में जब आखिरी बार उन्होंने तांत्रिक को वैसे बैठे हुए देखा था। और अब धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर हवलदार काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सुरेश को जल्दी से बुलाते हैं। सुरेश को पहले लगता है कि शायद हवलदार का वहम हो सकता है, चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अब जैसे ही सुरेश हवालात यानी कि सलाखों को खोलने का इशारा करते हैं, डरते हुए कंपकपाते हुए हाथों से हवलदार सलाखों को खोलता है। और जैसे ही सलाखों को खोलता है, वो देखता है कि जो भी वो आकृति थी वो मानो जैसे धुएं की तरह उसी धुएं में कहीं मिल जाती है। और सुरेश हंस के कहता है, अरे तुम्हारा सिर्फ वहम था। लेकिन इससे पहले वो कोई दूसरी बात कह पाता। जो दो कुलीग उसके पीछे खड़े थे वो दिल मिला रहे थे, क्योंकि अब सुरेश जब उनकी तरफ घूम के देखता है तो वो पाता है कि वही तांत्रिक उन दोनों की गर्दन को दबोचे हुए खड़ा है। उसके आंखों से खून बह रहा है। अब वो परछाई मात्र नहीं रहा, साक्षात प्रेत बनकर सामने खड़ा था सुरेश के। और सुरेश, उसकी टांगों में से तो जान ही निकल जाती है। वो डर कर नीचे गिर जाता है और तांत्रिक की एक अट्टहास भरी हंसी और एकदम सब गायब।
अचानक से उन दो कुलीग्स की गर्दन ढीली पड़ती है और वो धुआं ना जाने चुटकियों में कहाँ चले जाता है। कोई एग्जॉस्ट फैन तक नहीं लगा था। अब ये तीनों एक दूसरे की शक्ल को देख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या, कैसे हुआ, और अब क्या सच में ये कुछ हुआ भी है या सिर्फ इनका वहम था। लेकिन ये इनका वहम नहीं था। उसका कारण ये है कि जो गर्दनें पकड़ी थी उस तांत्रिक ने, उसके हाथों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे उनकी गर्दनों पर, और ये वहम रह नहीं गया था। वो रात काफी ज्यादा मुश्किल गुजरी, खास तौर पर इन तीनों की, और ये तीनों बिल्कुल भी सोचने में असमर्थ थे कि क्या जो कुछ हुआ है उसके बारे में किससे बात की जाए। हेड ऑफिस तो बात कर नहीं सकते, डिपार्टमेंट में बात कर नहीं सकते। ये थाने की कहानी अब थाने में नहीं रहने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे ये कहानी अब इनके घर तक भी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे सुरेश और उसके कुलीग जितने भी उस समय उस दिन उस थाने में थे जिस दिन उन्होंने उस तांत्रिक की धुलाई की थी, धीरे धीरे सबके घर में परेशानी आने लगी। या यूं कहें कि जितना बड़ा ओहदा उतनी ही बड़ी परेशानियां, क्योंकि सबसे बड़ा ओहदा तो सुरेश का था। सुरेश के साथ क्या होता है, सुरेश अपनी पत्नी और अपने 6 साल के बच्चे के साथ एक बहुत ही बढ़िया जीवन बिता रहा था। शहर में जितने भी लोग उसको जानते थे सब में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी, सब में उसकी अच्छी जान पहचान थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, एक नए जीवन का आगमन होने को था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि सुरेश की वाइफ प्रेग्नेंट थी और बस अब इंतजार था, सुरेश को इंतजार था कि अब जब भी उसके यहाँ पर बच्चा हो तो वो बिटिया हो। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी एक दिन उसको फोन करती है, वो कहती है कि मुझे घर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। सुरेश कहते हैं कि मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। सुरेश की पत्नी कहती है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में कोई है, किसी के होने का एहसास है, और वो जो भी है उससे कुछ अजीब से तरीके का ऐसे ना मुझे लगता है कि कुछ परछाई जैसी चीज है। सुरेश को काफी अजीब बात लगती है और वो कहता है कि अरे तुम्हारा वहम होगा, जब प्रेगनेंसी होती है तो इस तरीके के वहम भरम हो जाते हैं कई बार, हो सकता है उस वजह से हो, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं, हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं। उनकी पत्नी कहते हैं कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है और अच्छा महसूस नहीं हो रहा, और ये उसी जगह महसूस होता है जहां धुआं देखने को मिलता है। अब जैसे ही सुरेश धुएं के बारे में सुनता है तो वो तो बिल्कुल सहम जाता है। धुआं मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, जहां पर भी मुझे ये परछाई का एहसास होता है ना, वहाँ हल्का हल्का धुआं महसूस होता है, अजीब सी गंध, अजीब सा माहौल बन जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये धुआं आखिर आता कहाँ से। अब इनका जो घर था वो घर था तो पार्क के पास, जहां पर जो कर्मचारी वगैरह होते थे सूखे पत्तों को जलाते थे, लेकिन ये तो आम बात थी, कभी भी इनके घर में धुआं ऐसा होता था तो पत्तों की गंध से पता लग जाता था कि ये पार्क में पत्ते जलाए गए होंगे। लेकिन ये धुआं कुछ अजीब सा था। अब सुरेश ने थोड़ी सी निगरानी रखनी शुरू कर दी। हालांकि उसने अपनी पत्नी से किसी तरीके की कोई बात नहीं की, ताकि अगर कुछ ऐसी बात करे तो उसकी पत्नी परेशान ना हो जाए। इसलिए उसने बस कहा कि तुम्हारा वहम होगा, और उसने खुद भी चीजों को नोट करना शुरू किया। लेकिन एक बार कुछ अजीब हुआ। सुरेश की छुट्टी थी आज। अब वो किसी काम से सीढ़ियों के पास आया और कुछ फोन पर बात करने लग पड़ा। अब उसकी पत्नी किसी काम से सीढ़ियों के ऊपर यानी कि छत पर गई हुई थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी उसको देखते देखते, और स्माइल पास कर रही थी। सुरेश भी उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन ना जाने क्या होता है, अचानक से मैनू ऐसा महसूस होता है कि उसकी पत्नी को पीछे से किसी ने धक्का दिया। लेकिन गनीमत थी कि 3-4 सीढ़ियां रह चुकी थी, और इससे पहले कि उनकी पत्नी जमीन पर गिरती, सुरेश फोन को साइड पर फेंक कर अपनी पत्नी को संभाल लेते हैं और एक बड़ी अनहोनी होने से बच जाती है। अब सुरेश कहता है तुम्हें क्या चक्कर आया कोई? कहती नहीं, मुझे कोई चक्कर नहीं आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ है किसी ने पीछे से मुझे
धक्का दिया है। अब सुरेश ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, अरे तुम्हें चक्कर आया होगा और आज के बाद तुमने किसी भी हाल में ऊपर नहीं जाना, किसी भी हालत में, मैंने तुम्हें कह दिया। कामवाली है, कोई काम होगा वो जाएगी, लेकिन तुमने नहीं जाना। अब पत्नी को बात तो माननी पड़नी थी, लेकिन पत्नी को इस बात का पूरा विश्वास था कि जो कुछ भी हुआ है ये मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है। लेकिन क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी? कहा नहीं जा सकता। लेकिन रात के समय में ये चीज भी पूरी होगी। पत्नी वॉशरूम रात के समय में जाती है, लेकिन जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो कह रही थी, मैं कह रही थी ना, मैंने कहा ना कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और तो और मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि घर में मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन आप मेरी कोई बात मानते ही नहीं। अब इनके पति सुरेश कहते हैं कि अरे क्या बोले जा रही हो, कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या? उनकी पत्नी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। अब वो अपनी शर्ट को ऊपर करती है, अपनी पीठ दिखाती है, और उसकी पीठ के पीछे हल्का सा ऐसे हाथ से धक्का देने का निशान लगा हुआ था। सुरेश को साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नई नई चोट, इस तरीके की। सुरेश देखते हैं, काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो फिर अपनी पत्नी से किसी तरीके की बात करनी चाहते तो नहीं थे कि दरअसल ये दिक्कत है क्या, लेकिन अब वो चीज ठान चुके थे कि वो किसी ना किसी से इसके बारे में बात करेंगे जरूर, क्योंकि अब ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अब जैसे तैसे रात गुजरती है। सुरेश अगले दिन बात करते हैं अपने किसी कुलीग से, और उनको कुलीग किसी भक्त के बारे में बताते हैं। अब वो भक्त काफी पहुंची हुई हस्ती थे। सुरेश जाते हैं और सारी बात जब करते हैं तो उनके भक्त चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी आपने बताया, ये शक्ति बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा खतरनाक शक्ति है, और इससे बचने के मैं उपाय आपको बताता हूँ। अब बातों बातों में सुरेश जब आखिरी बात करना भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ, जब अचानक उनको याद आता है तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात सुनते हैं वो कहते हैं कि कहाँ पर आपकी पत्नी? तो वो बताते हैं कि घर पे ही है। कहते हैं कि घर पे उनको किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ना, 24 घंटे उनके साथ कोई ना कोई मतलब चाहिए, बच्चा नहीं, कोई जैसे कोई लेडी हो, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। अब इनके पति कहते हैं ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। फ़ोन आता है। फ़ोन उनके पड़ोसी का था, और वो कहता है कि सुरेश भैया जल्दी से आप हॉस्पिटल आइए। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाभी को चोट लग गई। कैसे? अरे वो हम बाद में बताएंगे, सब ठीक तो है ना? अरे आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। अब जल्दी से वो भगत को कहते हैं कि अरे चोट लग गई मेरी वाइफ को। कहते हैं आप पहले हॉस्पिटल जाइए, फिर करते हैं बात। जो अनहोनी की आशंका थी वो अनहोनी घट चुकी थी। जब सुरेश हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको मालूम होता है कि उनकी पत्नी तो बच गई है, लेकिन उनका होने वाला बच्चा नहीं बच पाया, क्योंकि चोट इतनी ज़्यादा थी कि बच्चा सहन नहीं कर पाया, जो भी माँ के पेट में था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ घंटे बाद जब पत्नी को होश आती है तो वो रोती हुई बताती है, आपने मुझे छत पे जाने को मना किया था, मैंने इस बात को पूरा माना हुआ था, कितने दिन हो चुके थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, छत से मुझे अपनी माँ की आवाज़ आ रही थी कि प्रीति, अरे मैं छत पर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तू क्या कर रही है नीचे? मैं बड़ी हैरान हुई कि माँ कैसे आ सकती हैं। मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, मुझे लगा कि माँ मजाक तो नहीं कर रही, हाँ हो सकता है कि सीधा आके छत पर बैठ गई हो, सर्दियों के दिन थे, धूप सेकने बैठ गई हो, कई चीज़ें बात मन में आ रही थी। अब वो ऊपर जाती हैं तो कोई भी था ही नहीं, किसी के होने की आशंका तक नहीं थी, ना कोई चेयर वगैरह थी, कुछ नहीं था। अब इनको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा। ये धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती हैं, और अचानक से फिर वही धक्का पड़ता है, और इस बार उस तांत्रिक के प्रेत ने अपना काम कर दिया। तांत्रिक की मौत हुई थी, उसके बाद अब इनके बच्चे की मौत हुई। ये हादसे ने एक तरह से झंझोड़ करके रख दिया। अब वो भगत जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने जाने में देरी कर दी।
अब रोने के सिवा या पछताने के सिवा वो कुछ कर नहीं सकते थे। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने इस हादसे को भुलाने की कोशिश की और दूसरी ओर इनका नया घर बन रहा था। वहाँ पर भी इन्होंने ठेके पर काम दिया था, यानी कि इतना इनको था नहीं कि खुद जाकर देखना था। तकरीबन कुछ समय बाद ये जाकर देखते रहते थे, लेकिन अब उस प्रेत की छाया वहाँ पर भी पड़ने वाली थी। इसके बीच में जो बाकी हादसात होते रहे, जो इनके कुलीग्स के साथ होते रहे, किसी को चोट लग जानी, किसी का मतलब एनकाउंटर में जब किया होगा किसी का, उसको उसमें किसी को चोट लग गई, किसी के माता की मौत होगी बिल्कुल बिना किसी बीमारी के, किसी के पिता की मौत होगी, किसी के बीवी को चोट लगी, किसी के बच्चे को चोट लगी। इस तरीके की सब हरकतें हो रही थी और अब ये सब परेशान थे, सारे का सारा थाना परेशान था कि ये सब इनके साथ हो क्या रहा है। हालांकि इनको अब ये पता लग चुका था कि वो तांत्रिक का प्रेत ही सब कुछ किए जा रहा है और अब किसी ना किसी तरीके से उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। खैर, अब नए घर में इनके अभी जब ये चेक करने जा रहे थे तो शाम का समय था। चेक करते हैं, सब कुछ इनको ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलना शुरू करते हैं और इनको फिर से वही बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है जो वो तांत्रिक आखिरी बार या पहली बार हवालात में बड़बड़ा रहा था। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे सेम वही धुआं जो हवालात में उन्होंने देखा था। और उसके बाद पहले उन्होंने तांत्रिक की धुनाई की और जब दूसरी बार तांत्रिक का प्रेत उभरा वहां से, ये डरते हैं, खूब डरते हैं और जल्दी से अपनी बाइक पर बैठते हैं और भागते हैं सीधा भगत जी के पास। भगत जी कहते हैं कि हो ना हो कोई तांत्रिक का शिष्य जरूर है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेत खुद ब खुद ऐसी चीजें नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद ऐसी चीजें कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कोई तो है जो उससे ये सब काम करा रहा है, उसका शिष्य हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे सुरेश्वर। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तांत्रिक अकेला था। भगत जी कहते हैं वो आपके हिसाब से अकेला था। चलो ऐसा करते हैं, अभी आपने घर शिफ्ट कर लिया, तो ये कहते हैं कि बस तकरीबन घर का काम पूरा हो चुका है, हम अगले हफ्ते शिफ्ट करेंगे। अब भगत जी कहते हैं क्या मैं वो घर देख सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ देख लीजिए। अगले दिन भगत जी घर पे आते हैं। सारे घर का मुआयना करने के बाद वो पूछते हैं कि इस घर पे फर्श कब पड़ा है? तो वो कहते हैं कि हो गया होगा कुछ महीने के आसपास। तो तांत्रिक की मौत कब हुई थी? महीने से कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद फर्श पड़ा, यानी तब जब तांत्रिक की मौत हुई थी तब ये ज़मीन कच्ची थी। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल कच्ची थी। अब ना वो भगत जी सारे जगह पे घूम ही जा रहे थे, ग्राउंड फ्लोर में एक जगह पे आकर रुकते हैं। अब वो वहाँ पे रुक के कहते हैं कि यहाँ पर गड्ढा खोदो। हैरान रह जाते हैं सुरेश, अरे भगत जी आप क्या बात कर रहे हैं, अब तो टाइल्स वगैरह सब लग चुकी हैं, जान प्यारी ही है टाइल्स। निश्चित तौर पर जान ही प्यारी होनी थी, लेकिन अब ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि बात मानकर मैं अपना नुकसान क्यों करा लूँ, लेकिन जो नुकसान हो रहे थे ऑलरेडी वो काफ़ी बड़े थे। खैर वो सोचते साचते बुलाते हैं मजदूरों को, और उन्होंने भगत जी ने कहा था कि वो मजदूर होने चाहिए लोग जो बिल्कुल विश्वास पात्र हों, क्योंकि इसके नीचे जो निकलेगा ना वो कुछ ठीक नहीं होगा। इनको काफ़ी अजीब बात लगती है कि क्या बात चल रही है, लेकिन जैसे जैसे गड्ढा खुदता जा रहा था वैसे वैसे दिल बैठे जा रहा था सुरेश का, और आखिर में वही सब कुछ हुआ जिसका शक था। जब गड्ढा पूरी तरीके से खोद दिया जाता है और आखिर में कुछ निकलता है, देखते ही सुरेश का मन खराब हो जाता है। उसमें ना जाने ही कितने जानवरों के दिल का मांस रखा हुआ था, वो सड़ चुका था, नचली बात है महीने से ज्यादा हो चुका था। इंसानी खोपड़ी रखी गई थी जो कहा जाता है कि उसी तांत्रिक की थी, कुछ हड्डियां भी थी। अब भगत जी कह रहे हैं कि जो भी वो शख्स है, उसका शिष्य है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ये किया धरा है, उसने इस घर में तांत्रिक को पूर्ण रूप से बसाना था और तुम्हारा सबका सत्यानाश करना था। ये तो गनीमत है कि मैंने पूछ लिया कि घर का क्या सीन है, और तुम अभी घर बना रहे थे और उससे अच्छा मौका उसको क्या मिल सकता था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी सुरेश के लिए कि आखिर
किसी को कैसे पता लग गया, यानी कि उसके तांत्रिक का कोई भी नोन होगा कि ये अपना घर बना रहे हैं, और वो भी उस पॉइंट पर जहाँ पर फर्श कच्चा था, और मदद मिल गई उसको ये सब कुछ करने में। फिर अब बताया जाता है कि भगत जी के द्वारा कि इस घर में आप तो बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर कुछ किया जा सकता है तो एक चीज़ है, आपको घर ही नहीं, आपको इस शहर से ट्रांसफ़र लेनी होगी। आपके और आपके कुलीग्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर सब कुछ होगा, इसी शहर के, इसी कस्बे के अंदर अंदर, और दोबारा कभी इस कस्बे की तरफ मुँह मत करना, खासतौर पर अपने परिवार वालों को लेकर। अब जब ये सबसे बात करते हैं, डिसीजन तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, और आखिर में सबको डिसीजन लेना पड़ा। सबने किसी तरीके से अपने ट्रांसफ़र्स कराई और उस कस्बे को छोड़ दिया। ये बात है आज से कुछ 18 बरस पहले की, और 18 बरसों में सब कुछ ठीक हुआ। इन्होंने ज़िंदगी की नई शुरुआत की, इनकी पत्नी ने दोबारा कंसीव किया, और इनको एक प्यारी सी गुड़िया हुई जैसे वो चाहते थे। लेकिन आज भी उस तांत्रिक के दंश इनको याद है, ना सिर्फ इनको बल्कि उस हर एक कुलीग को जिन्होंने उस तांत्रिक के साथ हाथापाई की थी। अब मारना किसी भी समस्या का हल होता नहीं है, ये बात बिल्कुल वाजिब है, चाहे उसने जितना भी कुछ किया, जैसा भी किया, लेकिन कानून सजा देता, परमात्मा सजा देता। अब इस छोटी सी गलती, या कहें कि गलती छोटी नहीं थी, बड़ी गलती की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा। वो तांत्रिक जिसको इतनी देर से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जब पकड़ में आया तो इन सब की ज़िंदगी हिल के रह गई। पछताते होंगे वो उस समय को। उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आज रिकॉर्डिंग की है, और थोड़ा सा स्टाइल में भी आपको चेंज आया होगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड काफ़ी चीज़ें घूम रही हैं। एक्सीडेंट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आए, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बोलने का मौका मिल गया कि भाई ग्राउंड टू अर्थ रहा करो, देखा ऐसा क्या हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो गया। अब क्या कहा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आप एंजॉय मत कीजिए। एक अपने भाई हैं, वो उन्होंने, याद होगा, अपने गेमिंग वाले भाई हैं, मार्कोस गेमिंग, उन्होंने मेरी कम्युनिटी है ना, मैं कम्युनिटी वाले व्हाट्सएप में एक फ़ोटो सेंड की थी, जिसमें वो स्टॉक मार्केट के या क्रिप्टो करेंसी के चार्ट थे, और एक स्क्रीन पर मेरा वीडियो चल रहा था। उनके समझाने का आशय ये था कि जो मैं आपका मतलब कोई भी काम करते हुए अपने ट्रेडिंग वगैरह का आपका वीडियो देखता हूँ, और मैंने उस वीडियो, उस स्क्रीनशॉट पर वाह वाह लिखा था। उससे अपने एक भाई हैं, वो थोड़े से ऑफेंस हो गए कि भाई आप सट्टा प्रमोट करने वालों को वाह वाह कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अरे भाई, मैंने तो अपने, जो उन्होंने मेरी स्क्रीन साथ में शेयर कर रही थी, मैं तो उस पर वाह वाह कर रहा था। लेकिन भाई अगर वो इंसान समझना ही ना चाहे तो क्या किया जा सकता है। और खैर उन्होंने वो कम्युनिटी लेफ्ट कर दिया, अनसब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ऑल्दो मैंने उनको स्क्रीनशॉट पर्सनल व्हाट्सएप पर किया था, हालांकि मेरा करना बनता नहीं था कि भाई जो नहीं समझना चाहता तो कोई बच्चा तो है नहीं। अब पिछले कुछ दिन पहले उनकी एक कमेंट आया है कि जब से आपने वो स्क्रीनशॉट पर वाह वाह किया है, मैं देख रहा हूँ तब से आपका नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ। देखा, मैं बगलामुखी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं उनका एक बार दिन में नाम जरूर लेता हूँ। अब आपके साथ क्या क्या हो रहा है, अभी भी वक्त है, ये सब कुछ छोड़कर आप उनकी शरण में जाओ, ऐसा करो। अरे भाई, मैं उनके शरण से निकला ही कब था। तो भाई आप अपने, जो आपका परमात्मा के साथ अपना रिलेशन है, आप उसको इस चीज़ पर मत लेकर जाइए कि भाई मैंने उस रिलेशन के बेस पर किसी को बद्दुआ दी और लग गई। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है पिछले कुछ समय से और मेरे पास्ट के वजह से, ये मुझे पता है। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस हिसाब से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, अगर कोई फ़ोटो शायद पड़ी होगी, मैं आपको बताऊँगा, जितना उसका नुकसान हुआ है उस हिसाब से मुझे चोटें नहीं आई। और ये बचना ही शायद इस चीज़ का एक कह सकते हैं कि साइन था कि शायद कभी अच्छे कर्म किए होंगे, बचा हो गया। जो समस्याएं पहले से चल रही थी, एक्सीडेंट के बाद वो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और हालांकि रेगुलर मैंने प्रोसेस को नहीं छोड़ा, चीज़ें रेगुलर चलती रहीं। और चाहे क्लिप्स को ही किया था, उससे भी ये चीज़ पता लगी कि भाई हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी हर कोई कहानी नहीं सुनते, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ठीक है सुनी हुई है, लेकिन कई ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बड़ी अच्छी कहानी है, इन्होंने पहले नहीं सुनी थी। तो एक ये भी ऑप्शन आ गया कि भाई इन केस अब जैसे मैं अभी बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में कुछ क्लिप्स अब जैसे मुझे लगता नहीं अभी मेरा इन फ्यूचर दिल्ली जाना होगा, तो पॉडकास्ट तो दिल्ली में ही जाकर होंगे। तो पॉडकास्ट से कॉम्प्रोमाइज़ फ़िलहाल के लिए मुझे करना पड़ रहा है, नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे। और अभी ऐसा नहीं है गेस्ट की कमी है, गेस्ट के फ़ोन आ रहे हैं कि सुनील भाई करना है पॉडकास्ट, मैं खुद ही नहीं जा पा रहा, कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तो भाई आप मतलब मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्लीज़ आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाइए और चीज़ों को लार्जर व्यू में देखना शुरू करिए और सबके भले की कामना कीजिए, ना कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि देखा जब से मैंने वो किया और तब से। हर एक इंसान, मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे किसी का भार अपने सर पर मत लीजिए, ठीक है? अपनी भक्ति है उस पर ही कायम लीजिए, मैं ये कहूँगा। और इसी के साथ ही अब हम थोड़ा सा दूसरे किस्से की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि वही आप सुनने आए हैं। बाकी और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव करेंगे और लाइव पर मैं डिस्कस करूँगा। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लाइव पर आकर ये डिस्कस करना चाहिए, तो करेंगे। और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स का, तो फिर जल्दी ही लाइव करेंगे। हो सकता है कल कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा किस्सा है, वो भी एक बड़ा अजीब किस्सा है, क्योंकि इस किस्से में, खैर किस्सा शुरू करके ही बात करते हैं, क्योंकि इसका मैं पहले से अगर थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। अब कामनी जो है वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी। उम्र 25 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। उसका भाई था 17 वर्ष का। आमतौर पर भाई बहनों में भाई छोटा हो तो खूब लड़ाई होती है, इनके भी होती होगी बचपन में, लेकिन इनका प्यार बहुत ज़्यादा था आपस में, जो हर एक भाई बहन का होता है। एक बड़ा ही सुखी और संपन्न परिवार था, माता पिता और ये दोनों बच्चे। अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और कामनी की, जैसे मैंने कहा कि उम्र 25 वर्ष थी। अब उसके पिता धीरे धीरे ढूंढ रहे थे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, और अच्छा लड़का मिल भी जाता है, लेकिन अच्छा लड़का मिलने से पहले कुछ और होता है। अभी ये कुछ दिन पहले या ये कुछ महीने पहले एक नए घर में शिफ्ट किए थे। ये घर कुछ समय से बंद था, बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी लोकेशन पर था, और उस हिसाब से इनको ये काफ़ी ठीक लग रहा था। अब रेट वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ, ये घर में शिफ्ट हो भी गए, कुछ महीने रह भी रहे थे, किसी भी तरीके की कोई कमी थी नहीं, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन दिक्कत आनी शुरू होती है तब जब रिश्ता पक्का हो जाता है। अब इस रिश्ते से खुश भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कामिनी का भाई राघव, और उदास भी बहुत ज़्यादा। खुशी इस बात की कि बहन को एक बड़ा अच्छा रिश्ता मिल चुका है, अच्छे घर में जाएगी, शादी होगी। लेकिन उदास कि अब बहन घर पे नहीं रहेगी, कभी कभार आएगी, साल में बड़ी मुश्किल से 1-2 बार, राखी टिक्के या फिर कोई फंक्शन होगा तभी। अब राघव अपनी मायूसी को, अपनी जिसे कहते हैं उदासी को छुपाता था, और जब बात करती थी कामनी अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में, तो काफ़ी हंस के जवाब देता था कि चलो अच्छी बात है, अच्छे जीजू मिल गए। अब जैसा मैंने कहा कि कामनी की शादी पक्की हो चुकी थी और कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली थी। धीरे धीरे तैयारियां चलनी शुरू हो चुकी थी। कामनी एक रात अपने कमरे में सो रही थी। जब वो जागती है तो वो देखती है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। धीरे धीरे से दरवाजा खुलता है और अचानक उसका ध्यान जाता है एक बच्चा धीरे से उसके कमरे में एंटर कर रहा है, जिसकी शक्ल कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, होगी उम्र कोई 4 वर्ष के आसपास, और उसकी शक्ल बड़ी अजीब सी थी। वो धीरे धीरे कामनी की तरफ बढ़ता जा रहा था, और कामनी सन की सन रह गई। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। और अभी यही सिर्फ देखा था, कुछ और देखना तो बाकी था। क्योंकि अब जब दरवाजा पूरी तरीके से खुलता है तो देखता है एक औरत या चुड़ैल कहना सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी, जामा तो औरत का था लेकिन बिल्कुल चुड़ैल, खुले खुले बाल, गंदे लंबे,
और उसके हाथ में कोई पत्थर था जो वो बहुत तेजी से कामिनी की तरफ आ रही थी, और अचानक से उसके मुंह की तरफ पत्थर नीचे करती है जैसे उसको मारने के लिए। अचानक से कामिनी हिलती है और चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर सारे उसके माता पिता भाई जल्दी से उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुला हुआ था, कामिनी दरवाजा बंद करके सोती थी और कामिनी बेड पर ही गिरी पड़ी थी, डर के मारे कंपकपाए जा रही थी और कह रही थी मम्मी वो औरत और बच्चा। वो कहते क्या हुआ बेटा, सारी बात बताती है। और ये बात सुन के तीनों जाने हंसने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटा तुझे सपना वगैरह कोई आया होगा डरावना, और ऐसे तू मत कर, मतलब कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ लेट जाती हूँ, ऐसे डरने वाली बात नहीं, अब तेरी शादी होने वाली है, कई बार ऐसे कोई सपना आ जाता है, कोई बात नहीं। खैर उस रात उसकी माँ उसके साथ सो जाती है। 4-5 दिन उसकी माँ उसके साथ सोती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। और उसके बाद फिर उसकी माँ कहती है चल बेटा तू सो, क्योंकि रात को देर तक अपने वुड बी हस्बैंड से भी बात करनी, तो वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आज उसके साथ नहीं सोती, ठीक वही वाकया उसके साथ फिर से होता है। फिर से वो बताती है, लेकिन उसके माता पिता इन बातों पर पहले ही विश्वास नहीं करते थे और उसको एक बुरा सपना कहकर फिर से टाल देते हैं। अब आने वाले कुछ महीनों में ये चीज़ 3-4 बार फिर से होती है। राघव इन चीज़ों को सीरियसली ले रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वही दूसरी ओर कामिनी, उसके स्वभाव में भी काफ़ी तब्दीली हो चुकी थी। जिसको खुश होना चाहिए था कि उसकी शादी होने वाली है, वो गुमसुम रहने लगी। अब शादी की तारीखें नज़दीक आती जा रही थी। आज कपड़ों वगैरह की शॉपिंग होनी थी, और जब कपड़ों वगैरह की शॉपिंग होती है तो जो कामिनी है वो अपने पेरेंट्स के साथ जाती है, लहंगा पसंद करती है। बड़ा महंगा लहंगा था और कामिनी को रेड कलर का लहंगा पसंद नहीं था, वो डार्क पिंक कलर का लहंगा पसंद करती है। जैसे बच्चे की ख्वाहिश थी पूरी कर दी जाती है और वो लहंगा कामिनी ले लेती है। आज बहुत खुश थी कामिनी, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है फिर से वही मनहूसियत, फिर से वही अजीब से तरीके का बिहेवियर। खैर अब अगले दिन सुबह के टाइम होता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाय वगैरह पी रहे थे। राघव भी चाय पी रहा था लॉबी में। कामिनी के हाथ में बैग देखते हैं और थोड़ा सा लगता है कि बेटा कहाँ जा रही हो। तो कामिनी कहती है हाँ मैं बाहर कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे बेटा जो शॉपिंग करनी है बता, हम तेरे साथ चलते हैं। नहीं नहीं अब मैं अकेली जाऊँगी, मैंने लहंगा लेना है। लहंगा लेना है? अरे बेटा कल लहंगा लेकर तो आए हैं, एक्सचेंज कराना तो बताओ, हम चलते हैं। नहीं मैंने एक्सचेंज नहीं कराना, मैंने नया लहंगा लेना। अब ये कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही है तू? जो हमने लहंगा एक बार ले लिया है उस, अब वो तो चलो एक्सचेंज कराना तो बात समझ में आती है, नया लहंगा लेकर क्या करेगी? तो कामिनी बड़े अजीब तरीके से कहती है मैंने कह दिया ना मैंने लेना। अब बेटी की शादी होने वाली है, पैसे वगैरह की कमी तो कोई थी नहीं। वो सोचते हैं कि चलो पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल ले आती है। तो ये भी तैयार होने लगता है कि चलो हम भी तेरे साथ चलते हैं, लेकिन वो कहती नहीं मैं अकेली जाऊंगी। हालांकि जब शादी की तारीखें नज़दीक आती हैं तो बच्चों को अकेले कहीं पर ज़्यादा जाना दिया नहीं जाता, लेकिन वो जिद करके चली जाती हैं। और राघव भी कहता मम्मी कोई बात नहीं जाने दो। अब बेटी को भेज तो दिया, लेकिन अब उसका बेसब्री से इंतज़ार भी हो रहा था कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो जब आती है तो बड़ी खुश लग रही थी। कहते हैं चलो ठीक है, इसका मुंह ठीक लग रहा है। तो कहती ले आई बेटा लहंगा? हाँ ले, मैं अपना ढाल कर दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। अब ना ये अंदर जाती है, कुछ समय बाद बाहर आती है बड़ी खुश, और बाहर आकर ना जैसे नाचने लग पड़ती है, झूमने लग पड़ती है। लेकिन ये देखकर उसके माँ बाप सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि जो लहंगा उसने डाला हुआ था ये लाल रंग का लहंगा था, जिससे इसकी बेटी को कामिनी को बेहद नफरत थी। वो तो लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और वो लहंगा भी पुराना लहंगा, कुछ जगह से फटा हुआ, मिट्टी लगी हुई, ना जाने कहां से वो उठाकर लेकर आई। और अजीब से तरीके से वो झूमे जा रही थी। उसकी माँ बड़े गुस्से से पकड़ती है कामिनी को और कहती है कि क्या कर रही है तू, पागल है? और ये कहां से उठाकर लेकर आई कबाड़ को? ये कहां से लेकर आई तूने रद्दी को? ये तो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, कहाँ से उठाकर लेकर आई। अब पहली बार कामिनी अपनी माँ को धक्का देकर कहती है जो मैंने पहन लिया ये मेरा है, मैंने इसको मरने से पहले दबाया था, अब मेरी फिर से शादी हो रही है तो मैं अब ये पहनूंगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो कामिनी नहीं बोल रही थी, क्योंकि 2 आवाजें निकल रही थी, एक तो कामिनी की थी और एक कुछ और ही था। अब ये देखकर इसके माता पिता बेहद बुरे तरीके से डर जाते हैं, और कामिनी झूमे जा रही थी। कुछ समय बाद वो बेहोश सी होने लगती है, फर्श पर गिर जाती है, उसको उठाकर बेड पर लेटाया जाता है।
डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है बीपी वगैरह काफ़ी डाउन हुआ है तो ख्याल रखिए। उसका लहंगा देखकर वो भी अजीब सा बिहेव करते हैं। ऑल दो फैमिली डॉक्टर थे तो पूछ ही लेते हैं कि भाई साहब ये लहंगा पुराना सा, तो ये कहते हैं कि भाई साहब क्या बताएं, ऐसा ऐसा सारा वो वर्णन करते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब, डॉक्टर कहते हैं कि देखो मैं जितना डॉक्टर हूँ उतना ही मैं परमात्मा में भी पूरा यकीन करता हूँ, और आप मेरी एक बात मानिए, ये कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है। तो उनके पिता कहते हैं मैं समझा नहीं। अब ऐसा कीजिए, मैं आपको एक पता देता हूँ, पंडित जी है। अरे भाई डॉक्टर साहब आप, अरे डॉक्टर साहब आप क्या पंडित, अरे मैंने कहा ना, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो अभी से इस चीज़ को पकड़ लीजिए, तो दिक्कत होगी। अब राघव को कहा जाता है कि भाई तो अपनी बहन की केयर कर, हम चलते हैं। ये पंडित जी के पास जाकर सारी बात पंडित जी को बताते हैं। जब पंडित जी को सारी बात बताते हैं तो वो फोटो वगैरह की बात करते हैं कि बेटे की फ़ोटो दिखाओ। मोबाइल से बेटे की फ़ोटो दिखाते हैं, थोड़ी देर तक ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि एक हवन करना होगा। अब इनके माता पिता को लगता है कि पंडित जी ऐंठने की कर रहे होंगे कोशिश कि भाई कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए, लेकिन वो सारी सामग्री बता देते हैं और कहते हैं आपके घर पे ही होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखा जाए कि आपकी बेटी जब हवन शुरू होगा तब नहीं होगी, जब मैं कहूँगा तब उसको बुलाएंगे। अब ये पशुपेश में पड़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर ये डिसाइड करते हैं कि राघव कहीं इसको लेकर जाएगा, जब इसको फ़ोन आएगा लेकर आएगा। जब पंडित जी हवन वगैरह करना शुरू करते हैं, कुछ समय बीत जाता है और वो कहते हैं कि अब लेकर आओ बेटी को, आज वो सब कुछ बोलेगी। क्या बोलेगी पता लग जाएगा। ये समय तकरीबन रात का हो चुका था। फ़ोन कर दिया जाता है कुछ समय बाद, जब लेकर आया जाता है। जब तक वो अंदर प्रवेश नहीं करती है, यानी उसको पता नहीं लगता कि हवन हो रहा, तब तक तो बड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं नहीं मैं बाहर जा रही हूँ। पंडित जी ने पहले बता दिया था कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इन तीनों ने बड़े मजबूती से उसको पकड़ा और उसको बिठाया। अब पंडित जी कहते हैं कि आप जो भी हो, मैं आपका कोई तिरस्कार नहीं कर रहा, आपका कोई अनादर नहीं कर रहा, मुझे बस बताइए कि आप चाहती क्या हो। अब उसके फिर से दो आवाज़ें निकलने लग पड़ी। वो कहती है शादी, मुझे शादी करनी है। शादी तो कामिनी की नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। आपकी शादी नहीं हुई थी तो वो बच्चा, वो मेरा बच्चा है बिना शादी के। हाँ, इसलिए तो मैं मरी। बताओ क्या हुआ। मुझे सिर्फ शादी करनी है। तो तुम संकल्प लेती हो कि शादी करने के बाद तुम इसका शरीर छोड़कर चली जाओगी। हाँ, देख लो चाहे किसी से भी हो। हाँ, शायद पंडित जी काफ़ी एक्सपीरियंस थे। फिर वो गंगा जल का छिड़काव करते हैं और उनकी बेटी बेहोश हो जाती है। अब वो समझाते हैं कि कल आप आइए, इसकी एक पेड़ से शादी करेंगे। और इनको बात काफ़ी अटपट लगते रहे, पंडित जी क्या बात कर रहे पेड़ से। मैंने कहा ना, आपके सामने है, प्रेतनी है इसके शरीर के अंदर, कहाँ से आई सब बाद में देखेंगे, लेकिन आप पहले जो मैंने काम कहा है वो कीजिए। आपकी बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आ रही है और आपको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। खैर अगले दिन शाम को उसकी जब शादी की जाती है, जब फेरे हो रहे होते हैं, वो प्रेतनी झूम रही थी, अजीब से तरीके से झूम रही थी, और जैसा ही फेरे कंप्लीट होते हैं वो बेहोश होकर गिर जाती है। पंडित जी कहते हैं निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा, जो भी था वो सब अब मुक्त हो चुका है, जो उसकी इच्छा थी आखिरी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन हाँ, अपनी बेटी की शादी जरूर कीजिए, लेकिन पता कराइए कि ये जो आपका घर है इसमें कोई ना कोई पास्ट क्या है इसका बस। हाँ, लेकिन शादी पहले होने दीजिए उसके बाद। अब बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। एक मन में डर था कि उस समय कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। जब शादी हो जाती है, संपन्न हो जाती है, फिर इस घर का पास्ट पता कराया जाता है, तो पता लगता है कि आज से कुछ 7 वर्ष पहले इस घर में मतलब किसी लेडी और उसके बच्चे की लाश मिली थी, जो उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया था। और उसके बाद से घर में कोई ज़्यादा टिक नहीं सका। किराए पर जो भी रहते थे, ख़ास तौर पर कोई अगर कुंवारी लड़की रहती थी उसको बहुत समस्या आती थी। तो इसकी वजह से कोई काफ़ी लंबे समय एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, उनको सिर्फ समस्या नहीं, बाकी सबको आई। तो फिर ये पता लगा कि जो ये लड़की थी वो रह रही थी लिव इन में। अब लड़की के माता पिता थे, उनकी इकलौती लड़की थी, और लड़की के माता पिता की होगी डेथ। लड़की का रिश्ता, यानी कि लड़की एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने अपने हस्बैंड को, या कह सकते हैं सॉरी बॉयफ्रेंड को घर पे बुला लिया, प्रिटेंड ये किया कि ये इसके हस्बैंड है, लेकिन वो बाद में पता लगा कि उसका हस्बैंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था, ये लिव इन में रह रहे थे।
ताकि आसपास के लोगों को समस्या ना हो। अब ये उसकी किसी सहेली ने बताया था और जो राज उसकी मौत के बाद खुला। तो उसकी सहेली के अनुसार कि ये दोनों लिव इन में रह रहे थे, देन उसकी जो ये सहेली थी जिसकी डेथ हुई थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इन बिटवीन जो वो लड़का था उसकी बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में उसका काम का बन गया और उसने ये कहा कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, कुछ समय तुम्हें रहना पड़ेगा ऐसे ही, तो फिर मैं तुम्हें फॉरेन कंट्री बुला लूँगा। ये भी खुश थी और मान जाती है, भोली थी कहते हैं, बातों में आ जाती है। अब उसके पीछे इसकी बच्चे की डिलीवरी होती है। सबको यही लगता था कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन थे नहीं। देन अब ये अपने हस्बैंड को कहना शुरू करती है कि भाई बुलाओगे कब, कब बुलाओगे? वो कहता है भाई अभी मैं पक्का हो जाऊं, कागजात होंगे। ऐसे करते करते 4 बरस बीत जाते हैं। 4 बरसों बाद उसका पति अब उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ। इसकी वाइफ डिप्रेशन में रहने लग पड़ती है और एक रात खुद को और उस बच्चे को ख़त्म कर लेती है इसी घर में। उसके बाद ये घर कुछ समय वीरान रहता है। फिर कोई भी यहाँ पर आता था तो टिक नहीं पाता था। धीरे धीरे जो भी होगा, इनके रिलेटिव वगैरह ने टेक ओवर किया, लीगल हेयर्स वगैरह ने घर को, और बाद में पहुँचते पहुँचते ये घर इन्होंने खरीद लिया। अब जो सहेली था उससे पता लगा, पहले इन्होंने सारा पता पुता करके उसकी सहेली को ढूंढा और ये राज सामने आया। उसकी इच्छा यही थी, वो शादी करना चाहती थी, बस उसकी शादी हो जाए, उसके माथे पर जो कलंक लगा था वो धुल जाए, और आखिर तक उसकी थी। कहते हैं कि जो लहंगा उसने खरीद कर रखा था मरने से पहले इसको कहीं दफनाई थी, और उसी जगह से कामिनी वो लहंगा लेकर आई थी अपने घर। अब वो कहने को तो उसको चुड़ैल कहा जा सकता है, लेकिन एक दर्दनाक कहानी। उसका क्या कसूर था? सिर्फ विश्वास किया और उसको विश्वास का ये सिला मिला। खैर, ये था आज का दूसरा किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मुझे पता है कई लोग होंगे जो अब देखना बंद कर चुके होंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी रेगुलर रहा जाए। अभी कहानियाँ चलो रेगुलर आती रहीं, लेकिन मेरी अब फर्दर ऑन कोशिश रहेगी। लेकिन मैं अभी कमिट नहीं कर सकता कि रेगुलर स्टोरीज आएंगे, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर रहा जाए। तो दुआ कीजिए कि सब कुछ जो भी मेरे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनका जल्दी से निपटारा हो। आपकी दुआओं में बहुत दम है, इसलिए दुआएं काम आएंगी। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन एपिसोड ख़त्म होने से पहले कुछ मेंशंस हैं। एक तो जो हर बार मुझे करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ नए चेहरे हैं जो अभी अभी आए हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, इस चीज़ के बावजूद कि भाई मेरे नया कंटेंट कोई नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इसको किया, सब्सक्राइब किया। आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी कमेंट्स हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ढेरों ढेर कमेंट्स हो चुके हैं। तो किसका नाम लूँ किसका ना लूँ मैं कह नहीं सकता। तो बस यही कहूँगा कि जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है, जो कह रहे हैं कि भाई कमेंट में मेरा नाम ले लीजिएगा, मैं समझ लिया कि भाई आप सबको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि एक को छोड़ दिया तो फिर वो भाई नाराज़ हो जाएंगे। तो सबका मैं एक बार देख के रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, देन उसके बाद फिर मेंशन भी होगा, मैं वो कर दूंगा। तो कोशिश होगी कि क्लिप्स ना आए, स्टोरीज आए फुल फ्लैश, जैसे आज की स्टोरी है। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। आपसे जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।